हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द यूनिट 1 ऑफ COA। जो यूनिट 1 है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए अपन लोग इस यूनिट को दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 का, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, एंड सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वन शॉर्ट वीडियो में अपन लोग फर्स्ट पार्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज कंप्यूटर एंड ड्रॉ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसका मेनली आपको आंसर यही लिखना है जो है फर्स्ट आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली कंप्यूटर। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, विच मीन्स टू कैलकुलेट। देन a computer is used to take input, processes it using set of instruction, program and give an output। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके हेल्प से अपन उसको इनपुट देते हैं, देन वो कुछ प्रोसेस करने के बाद अपन को डिज़ायरेबल आउटपुट प्रोवाइड कराती है। तो कंप्यूटर इज यूज टू टेक इनपुट, ये इनपुट लेती है, देन ये प्रोसेस करती है। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, अपने अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम है उनको कैलकुलेट करेगी, कंप्यूट करेगी, देन गिव द डिज़ायरेबल आउटपुट टू द यूज़र। देन देखेंगे स्ट्रक्चर व्यू ऑफ कंप्यूटर। जो स्ट्रक्चर व्यू ऑफ कंप्यूटर या फिर बेसिक डेस्कटॉप डायग्राम है कंप्यूटर का वो है ये। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड आउटपुट। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है ये CPU का पार्ट है। अब देखते हैं। This focus on the physical component that make the functions possible, that is known as structure view of computer। जो basically structure view of computer है वो फोकस करता है physical component of the computer। और कंप्यूटर का physical component basically होता है CPU। किसी भी कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद जो CPU प्रोसेस करता है देन आउटपुट देता है, उसी को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर व्यू और ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर आर गिवन बिलो। तो आपको ऐसा डायग्राम एग्जाम में बनाने आना है अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। देन आगे देखते हैं, इन कंपोनेंट्स को ब्रीफली समझते हैं। जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द ग्रुप ऑफ सर्किट दैट प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स। एक ऐसा ग्रुप ऑफ सर्किट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोवाइड कराता है कंट्रोल सिग्नल्स किसी भी कंप्यूटर में। और जो CPU है वो क्या कंटेन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। रजिस्टर स्टोर करता है टेम्पररी किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर। एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको डिकोड करता है। एंड कंट्रोल यूनिट जो कि पूरे ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। देन देखते हैं इसका सेकंड कंपोनेंट जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। द ग्रुप ऑफ सर्किट दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो CPU के अंदर एक कंपोनेंट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इट इज़ बेसिकली परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड द लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं अपने प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेशन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। और एंड और भी लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। देन मेमोरी इज अ मीडियम दैट स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन। जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो स्टोर करती है बेसिकली बाइनरी इन्फॉर्मेशन। जो कंप्यूटर होता है वो ओनली 0-1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझता है और बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो मेमोरी स्टोर करती है सिर्फ 0-1 इन्फॉर्मेशन मतलब बाइनरी इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है अपना कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इट हेल्प्स टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो बेसिकली कंट्रोल यूनिट होती है वो मैनेज करती है ओवरऑल कंप्यूटर के ऑपरेशंस को। इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। जो कंट्रोल यूनिट होती है जो कंप्यूटर्स के और अदर पार्ट्स होते हैं उनको बताती है कि उनको कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है।
देन इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट बेसिकली वही होता है जो यूज़र किसी भी कंप्यूटर में इनपुट, जो इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन किसी भी कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस इंसर्ट करता है। देन कंप्यूटर में एक प्रोसेस होती है, देन कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद एक डिज़ायरेबल और फेवरेबल आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करवाता है थ्रू दी मॉनिटर। अब देखते हैं, अ डिवाइस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब टू द कंप्यूटर। आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होगी उसको प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर आउटपुट देगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो पहले कंप्यूटर में इनपुट जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड से, देन आउटपुट आएगा इनसाइड द कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट। अब देखते हैं फंक्शनल व्यू ऑफ कंप्यूटर। देन है functional view of the computer. This view focuses on what a computer does, that is function its perform. जो functional view है ये basically focus करता है कि अपना जो कंप्यूटर वो क्या functions perform करेगा कंप्यूटर के अंदर। और जो functional view है ये contain करता है basically 4 components, वो है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका एक बेसिक सा डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बना के आना है। इसमें बेसिकली डाटा मूवमेंट, कंट्रोल मैकेनिज्म, डाटा स्टोरेज फैसिलिटी एंड डाटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी रहेंगी। और इसमें जो एरोज फ्लो ऑफ द डाटा डिफाइन करेंगे, जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही सोर्स रहेगा, मतलब यहाँ से डाटा गया देन यहाँ से डाटा वापस आ गया, तो यही अपना सोर्स पॉइंट रहेगा और यही अपना डेस्टिनेशन रहेगा। अब 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है अपना डाटा प्रोसेसिंग। तो परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डाटा, जो डाटा प्रोसेसिंग होता है अपना फंक्शनल व्यू में कंपोनेंट, वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन काहे के, मतलब किस चीज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो भी इनपुट यूज़र कंप्यूटर को देता है डाटा इन्फॉर्मेशन उन पे। और वो ऑपरेशन क्या होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हैंडल्ड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अगर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कंप्यूटर तो वो मैनेज ऑब्वियसली कौन करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देन सेकेंड है अपना डाटा स्टोरेज। स्टोरिंग डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्पररी थ्रू दी रैम और परमानेंटली, मतलब डाटा स्टोरेज जो कंपोनेंट है वो बेसिकली स्टोर करता है डाटा को टेम्पररी या फिर परमानेंटली। अगर वो टेम्पररी स्टोर करेगा तो वो विद दी हेल्प ऑफ रैम करेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा आपको पता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो डाटा को स्टोर करती है टेम्पररी, मतलब अगर आप कोई भी फंक्शन कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे हैं और अगर उसी टाइम पे आपकी लाइट चली जाती है और आपके कंप्यूटर से यूपीएस कनेक्ट नहीं है, तो जो लाइट मतलब पावर कट होने के बाद आपका कंप्यूटर जो भी आप डाटा परफॉर्म कर रहे थे, देन आप जब कंप्यूटर को फिर से ऑन करेंगे तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे थे वो आपके कंप्यूटर से डाटा इरेज हो जाएगा। तो इसीलिए रैम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती है टेम्पररी। और परमानेंट, अगर आपको किसी भी कंप्यूटर में परमानेंटली डाटा स्टोर करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ हार्ड डिस्क करेंगे। तो जो डाटा स्टोरेज होता है वो मेनली डाटा को स्टोर करता है टेम्पररी और परमानेंटली। देन अपन लोग देखेंगे इसका डाटा मूवमेंट। देन है अपना थर्ड डाटा मूवमेंट, ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड आउटसाइड वर्ल्ड। डाटा मूवमेंट में जो डाटा ट्रांसफ़र होगा थ्रू दी यूज़र, तो वो इनपुट होगा, देन आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब जो डाटा या फिर इनपुट के थ्रू आएगा देन आउटपुट के थ्रू कंप्यूटर से बाहर जाएगा। ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड आउटसाइड वर्ल्ड, वो डाटा क्या होगा, इनपुट एंड आउटपुट। मैनेज बाय द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, और वो डाटा मैनेज करेगा, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट डाटा को मैनेज करेंगे, किसी भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को, उस डाटा के मूवमेंट्स को मैनेज करेंगी इनपुट और आउटपुट यूनिट्स। देन अपना फोर्थ है कंट्रोल मैकेनिज्म, डायरेक्ट्स हाउ डाटा मूव एंड ऑपरेशन हैपेंस। जो कंट्रोल मैकेनिज्म है फंक्शनल व्यू ऑफ कंप्यूटर में, बेसिकली ये बताता है जो अपना डाटा मूव होगा और जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कैसे परफॉर्म होंगे किसी भी कंप्यूटर में। मेनली हैंडल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। जो अपना कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बेसिकली कैसे कंट्रोल होगा, कंट्रोल यूनिट से, क्योंकि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द कंप्यूटर। देन देखते हैं द फंक्शनल व्यू टेल्स यू व्हाट अ कंप्यूटर डज। जो फंक्शनल व्यू है ये बेसिकली क्या बताएगी,
व्हाट आ कंप्यूटर डज, बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है, उसकी प्रोसेस को बताएगी, उसके स्टोरिंग करने की कैपेसिटी या फिर उसके स्टोरिंग लेवल को बताएगी कि डाटा टेम्पररी होल्ड है या फिर परमानेंटली होल्ड है, मूवमेंट ऑफ द डाटा बताएगी कि डाटा अपना मूव कैसे कर रहा है, देन कंट्रोल एवरीथिंग, और ये फंक्शनल व्यू कंट्रोल करेगी पूरी ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द कंप्यूटर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सीपीयू एंड एक्सप्लेन द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द सीपीयू एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो चलिए देखते हैं। द सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन। जैसा कि आपको पता है सीपीयू इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये परफॉर्म करता है कंप्यूटर की ओवरऑल कैलकुलेशंस को और ऑपरेशन को। एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट करता है। एंड कंट्रोल ऑपरेशन, और सारे ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। इट बेसिकली परफॉर्म द बल्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग टास्क। जो सीपीयू है इसको जितना चाहे डाटा दे दो बल्क में डाटा, तो इसको भी वो परफॉर्म कर लेगा। एंड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स, दैट इज कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट एंड अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो बेसिकली अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर एंड और। इस हेल्प टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। देन सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो कंट्रोल यूनिट है, इट कंट्रोल द ओवरऑल कैलकुलेशंस एंड फंक्शंस इनसाइड द सीपीयू, और ये कंट्रोल और डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। देन देखते हैं थर्ड अपना रजिस्टर सेट। इसका थर्ड कंपोनेंट है रजिस्टर। सो रजिस्टर बेसिकली होल्ड करता है डाटा को टेम्पररी, मतलब डाटा को स्टोर करता है टेम्पररी। इट इज़ ये एक स्मॉल फास्ट मेमोरी यूनिट है। इट इज़ बेसिकली अ स्मॉल फास्ट मेमोरी यूनिट दैट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररी। जो ये स्टोर करेगा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को टेम्पररी इनसाइड द सीपीयू। देन देखते हैं वर्किंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कंप्यूटर इनपुट लेता है, तो टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसके फर्स्ट वर्किंग स्टेप में जो कंप्यूटर रहेगा वो इनपुट लेगा किससे, यूज़र से, जो कंप्यूटर को रन करेगा। देन सेकेंड फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जो इनपुट और डाटा यूज़र के थ्रू लिया गया कंप्यूटर में, उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा फ्रॉम द मेमोरी की हेल्प से, मतलब मेमोरी से। देन प्रोसेस इट यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब उस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में जो भी कैलकुलेशन है उसको प्रोसेस करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। देन सेंड आउटपुट टू द स्क्रीन और अदर डिवाइसेस, मतलब उसने जो इनपुट लिया उसको पूरा प्रोसेस किया, देन यूज़र को फेवरेबल आउटकम, जो उसको आउटकम यूज़र को चाहिए था, वो आउटकम थ्रू दी मॉनिटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले कराया। तो बेसिकली यही था ओवरऑल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी वर्किंग। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो इससे क्वेश्चन आता है वो आता है ऐसे, एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अपना सीपीयू जनरल पर्पस रजिस्टर है वो ऐसे भी आ सकता है, देन उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। तो अपन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर समझेंगे सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन। तो रजिस्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीपीयू। क्रूशियल का मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। जो रजिस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीपीयू के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली इन द जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। और काय में स्पेशली काय में परफॉर्म करते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। देन विच इज़ डिजाइन वेयर मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर आर अवेलेबल फॉर यूज़ बाय द प्रोग्रामर एंड द सीपीयू। ये हेल्प करते हैं सीपीयू में जनरल जो अपने इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर। बहुत सारे, मतलब जो जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, मतलब 1-2 नहीं होते, 7, 8, 9 ऐसे रजिस्टर यूज़ होते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। देन
These register are communicate with each other not only for performing various micro ऑपरेशन बट ऑल्सो फॉर डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र। ये रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑपरेशन के साथ साथ डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र ये हेल्प करते हैं सीपीयू से डायरेक्ट जो डाटा रहेगा उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करते हैं, देन माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। फॉर 7 CPU रजिस्टर बस ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। ये जो अपन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इसमें 7 रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। जो CPU की ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अपन को 7 रजिस्टर, 2 मल्टीप्लेक्सर, 2 बस, 1 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, 1 इनपुट एंड 3x8 का एक डिकोडर की नीड पड़ेगी, जो अपना CPU का जनरल पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन है अपना। अब चलिए इसको समझते हैं। इन गिवन फिगर each register output can be connected to the multiplexer from the bus A cross B। जो अपने जो रजिस्टर हैं ये वाले, इन जी रजिस्टर यहाँ से जा रहे हैं, तो हर एक मल्टीप्लेक्सर में 7 आउटपुट कनेक्ट है, ठीक है। देन एक इनपुट लाइन कनेक्ट है और यहाँ से, ठीक है। देन फॉर अ सिलेक्शन बस द सिलेक्शन line in each multiplexer chooses one register or the input data। जो अपने ये 7 रजिस्टर्स यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर से ऐड हैं, तो जो अपनी बस ए और जो बस बी है ये एक आउटपुट सिलेक्ट करेंगे, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए एक इनपुट होगा, लेकिन मल्टीप्लेक्सर से ये आउटपुट निकल रहा, और मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सेवलर इनपुट लेता है और एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कोई एक जो बस रहेंगी वो एक आउटपुट प्रोवाइड करेंगी और वो आउटपुट कनेक्ट होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, लेकिन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए ये एज अ इनपुट वर्क करेगा, ठीक है। द इनपुट टू अ कॉमन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड परफॉर्म बाय बस ए एंड बी। वही है कि जो इनपुट आया है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से कनेक्ट है और वो सिलेक्ट किया गया है बस ए और बस बी के द्वारा। अब the operation chooses in the arithmetic logic unit the arithmetic and logical micro operation which is to be performed। अब जो अपने पास आया इनपुट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, तो उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, माइक्रो ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। देन अब इनने देखिए यहाँ से इस पे आउटपुट आया, 2 आउटपुट आए, मतलब 2 इसके लिए एज अ इनपुट आए, तो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी करके एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। देन a decoder select the register which get the information from the output bus। अब जो अपना आउटपुट आया उसमें से डिकोडर सिलेक्ट करेगी रजिस्टर को एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी एज दी आउटपुट। जो अपने रजिस्टर में एक 3x8 का डिकोडर लगा है ये अपन को आउटपुट प्रोवाइड कराएगा अपना फाइनल, क्योंकि ये वाला आउटपुट जाके इनसे अटैच हो गया, देन यहाँ से अपना आउटपुट मेन आएगा। देन Some example of general purpose register organization are IBM 360 and PDP 11। जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप चाहें तो एग्ज़ाम में याद कर सकते हैं, वो है IBM 360 एंड PDP 11 जो कि इसमें यूज़ होते हैं। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। CPU रजिस्टर जो जनरल पर्पस रजिस्टर भी एग्जाम में आया है, देन अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी एग्जाम में आया है, तो इसे भी देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज अ की component of the central processing unit in a computer system। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो एज अ की कंपोनेंट वर्क करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कंप्यूटर सिस्टम में। देन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन एज अ जैसा इसका नेम है इंस्ट्रक्शन, तो जो ये CPU में होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और डिकोडेड बाय द CPU। मतलब किसी भी मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो अपन ने परफॉर्म किया, एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया, तो उसके जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल इंस्ट्रक्शन अपना निकला, तो उस इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करता है और डिकोडेड बाय द CPU, या फिर वो जो अपना इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है उसको होल्ड करता है। अब देखते हैं रोल इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेन रोल क्या है।
when a programming is running instruction and features from the memory, मतलब एक प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामर रन करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को तो वो फैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज फीचर्स, वो कब फैच होते हैं? जब अपने इंस्ट्रक्शन फैच हो जाते हैं, देन अपने इंस्ट्रक्शन फैच होते हैं तो वही अपना CPU मेन वर्क करता है। इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और वो काय में स्टोर होते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो अपन ने अपना करंट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया देन उसका आउटपुट। दैट इज डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, तो वो डिकोड होंगे और एग्जीक्यूट होंगे काय के द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। अब समझ लेते हैं बेसिकली फैच एंड डिकोड क्या है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इट्स लाइक रीडिंग द नेक्स्ट टास्क फ्रॉम द नोटबुक सो यू कैन डू इट, मतलब आपकी कोई नोटबुक है, आप उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, टास्क लिखे हैं, तो आप 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। तो आप जो नेक्स्ट टास्क, मतलब आपने कोई टास्क कर लिया, देन आप जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेंगे उसको जो इंस्ट्रक्शन उसको वो फैच करेगा। तो फैच का मतलब होता है उसको रीड करेगा, तो इसी का बेसिक मतलब फैच है। देन डिकोड देखते हैं। इफ़ योर नोटबुक से ऐड 2 and 3 सो यू नीड टू ऐड, अगर आपकी नोटबुक में लिखा है 2 + 3 तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा, तो इसी को डिकोड बोलते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल वर्ड। तो चलिए देखते हैं। अ कंट्रोल वर्ड इज़ अ बाइनरी कोड यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द ऑपरेशन। ये कंट्रोल वर्ड है, वो एक बाइनरी कोड है। बाइनरी कोड मतलब 001 वो यूज़ होता है मैनेज करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। ये कंट्रोल करता है डिजिटल सिस्टम्स के ऑपरेशन, सच है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी ऑपरेशन होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे थ्रू द कंट्रोल वर्ड। इट इज़ अ सेट ऑफ बिट्स वेयर ईच बिट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल। जो कंट्रोल वर्ड में होती है टोटल 14 बिट्स, वो जो 14 बिट होती हैं वो कंट्रोल या वो स्पेसिफाई करती हैं कंट्रोल सिग्नल्स, जो भी कंट्रोल सिग्नल CPU में यूज़ होंगे। देयर आर 14 बिट्स, ये याद रखना कि कंट्रोल वर्ड में टोटल 14 बिट्स होती हैं। देयर आर 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट बिट इन द यूनिट एंड देयर कंबाइंड वैल्यू स्पेसिफाई अ कंट्रोल वर्ड, मतलब जो 14 बिट के कॉम्बिनेशन को ही बेसिकली कंट्रोल वर्ड बोला जाता है। और ये जो अपना 14 बिट का कॉम्बिनेशन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सेल ए, सेल बी, सेल डी एंड OPR। सेल ए, सेल बी एंड सेल बी के बाद सेल सी नहीं है, सेल बी के बाद है सेल डी, देन अपना OPR। जो सेल ए कंटेन करता है 3 बिट, सेल बी भी कंटेन करता है 3 बिट, सेल डी कंटेन करता है 3 बिट, लेकिन जो अपना OPR है वो कंटेन करता है 5 बिट, और इनका टोटल सम होगा 14 बिट। तो कंट्रोल वर्ड टोटल कंटेन करता है 14 बिट्स। कंट्रोल वर्ड है 4 फील्ड्स, इसमें 4 फील्ड्स हैं। 1 फील्ड है 5 बिट एंड 3 फील्ड्स है 3 बिट ईच। कंट्रोल वर्ड में जो 4 फील्ड है अपनी, उसमें जो एक फील्ड है वो सिर्फ 5 बिट्स कंटेन करेगी, और जो रिमेनिंग अपनी 3 फील्ड्स हैं वो कंटेन करेंगी 3 ईच बिट्स, मतलब उन सब में सिर्फ 3 बिट्स होंगी। अब देखते हैं। A source register of a input of the ALU is selected by 3 bits of cell। ये कंट्रोल वर्ड है, ये 7 रजिस्टर कंटेन करता है, R1 R2 एंड R7 तक। तो जो अपना अपना जो सेल ए है ये है अपना सोर्स, एंड जो अपना सेल डी है ये अपना डेस्टिनेशन। जो RA है आ सोर्स रजिस्टर फॉर द ए इनपुट, जो अपना पहला इनपुट आएगा वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सेलेक्ट करेगी बाय 3 बिट्स ऑफ सेल ए, मतलब जो सेल ए रहेगा अपना 3 बिट्स का वो सिलेक्ट करेगी अपना पहला रजिस्टर इनपुट ए। देन a register for the B input of the arithmetic logic unit selected by the cell B, और जो अपना सेकंड इनपुट आएगा वो सिलेक्ट कौन करेगा? अपना सेल बी, उसकी जो 3 बिट्स रहेंगी वो सिलेक्ट करेंगी अपना सेकंड इनपुट बी इनपुट। देन द डेस्टिनेशन रजिस्टर, अपनी जो सेल ए और सेल बी है ये है सोर्स, जो मतलब सेल ए फर्स्ट करेगी, सेल बी सेकंड करेगी, लेकिन जो अपनी सेल डी है वो है अपना डेस्टिनेशन। डी मतलब यहाँ पे आप मान सकते हैं डेस्टिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। द डेस्टिनेशन रजिस्टर यूजिंग द डिकोडर,
एक ऐसा डेस्टिनेशन रजिस्टर जो डिकोडर यूज़ करेगा। एंड 7 लोड आउटपुट सिलेक्टेड बाय द 3 बिट ऑफ सेल डी, जो अपने सातों आउटपुट होंगे R1, मतलब इसमें मान लीजिए अपना R7 सिलेक्ट किया है इसने एंड वाला डेस्टिनेशन रजिस्टर, लेकिन जो R7 पे लोड तो सातों का रहेगा। अपन ने जो जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़ा था उसमें 7 रजिस्टर थे, जो अपना R7 था उसके ऊपर तो सारे रजिस्टर थे ना, तो जो अपना R7 है वो सबका लोड रखेगा अपने ऊपर। तो डेस्टिनेशन रजिस्टर यूजिंग द डिकोडर एंड 7, और आपको याद है जो अपना 7 रजिस्टर्स थे उनके नीचे डिकोडर भी कनेक्ट था, तो मतलब ये यूज़ क्या कर रहा है, डिकोडर। एंड इट्स 7 लोड आउटपुट सिलेक्टेड बाय द 3 बिट ऑफ सेल डी, तो जो अपने जो 7 बिट्स का आउटपुट रहेगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, अपना डेस्टिनेशन फील्ड जो है सेल बी और उसके 3 बिट्स। देन अपना फोर्थ फील्ड है OPR, द OPR 5 बिट चूज वन ऑफ द टास्क इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अपना OPR है वो चूज़ करेगा जो उसकी 5 बिट्स है वो चूज़ करेंगे एक सिंगल आउटपुट। जो अपन ने जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़ा था उसमें भी जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थी वो 2 मल्टीप्लेक्सर से 2 इनपुट लेने के बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी। सेम एज कंट्रोल वर्ड भी जो है वो CPU के फंक्शंस और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो जनरल पर्पस रजिस्टर भी यूज़ होता था CPU में, तो ये सेम है। सेम नहीं मतलब ये वही है जो अपन ने पहले पढ़ा। द OPR 5 बिट चूज वन ऑफ द टास्क इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अपना OPR है वो सिलेक्ट करेगा अपना एक इनपुट जो कि कहाँ से निकल के आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। देन इसका ये थोड़ा टेबल टाइप डायग्राम है, इनकोडिंग ऑफ रजिस्टर सिलेक्शन फील्ड। इसमें अपने बाइनरी कोड है 1 2 3 7 तक, और सेल ए, सेल बी एंड सेल डी। तो सेल ए से इनपुट एंड सेल बी से इनपुट, और जो सेल सी है इसमें से कोई इनपुट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से जो सेल डी सिलेक्ट करती थी वो सिलेक्ट कर दी थी ALU से जो आउटपुट निकलता था, तो वो उसको एज अ इनपुट कंसीडर करती थी। तो सेल डी से कोई भी रजिस्टर इंक्लूड नहीं होंगे। तो बेसिकली यही था कंट्रोल वर्ड में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, तो चलिए वो देखते हैं। तो अब देखेंगे अपन लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले देखते हैं बेसिकली स्टैक क्या होता है। A stack is a linear data structure that follow the last in first out principle. Stack basically linear data structure है जो फॉलो करता है LIFO। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब स्टैक में अगर कोई एलिमेंट जो लास्ट इन एलिमेंट हुआ था तो जो वो सबसे पहले आउट होगा, मतलब लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। This means that the last element added to the stack in the first one to be removed। वही है कि इसका मतलब ये है जो लास्ट एलिमेंट स्टैक में अपन ने ऐड किया था, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सिस्टम में अपन ने जो लास्ट एलिमेंट ऐड किया था वो सबसे पहले उस सिस्टम से रिमूव होगा। इस बेसिकली कॉल्ड द स्टैक, उसी को अपन सिंपली क्या बोलेंगे, स्टैक। स्टैक इज यूजफुल फीचर ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टैक एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर और यूजफुल फीचर है काय का, CPU का। अब देखते हैं स्टैक में बेसिकली 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट डिलीशन जिसको अपन लोग पॉप बोलेंगे, एंड देन इंसर्शन जिसको अपन लोग पुश बोलते हैं। डिलीशन मीन्स पॉप एंड इंसर्शन मीन्स पुश। ऑफ डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ आइटम आर द 2 टास्क ऑफ द स्टैक। टास्क और ऑपरेशन एक ही चीज़ है, इसमें से 2 टास्क परफॉर्म होते हैं, एक डिलीशन एंड इंसर्शन। डिलीशन मीन्स पॉप एंड इंसर्शन मीन्स पुश। अब देखते हैं स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन को जो स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 तरीके से पढ़नी है। फर्स्ट इज रजिस्टर स्टैक एंड सेकंड इज मेमोरी स्टैक। तो चलिए देखते हैं रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक, स्टैक में बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड और रजिस्टर। मतलब जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपन रजिस्टर का मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर यूज़ करेंगे अपन किसी भी स्टैक में। फाइनाइट मतलब कोई भी ऐसे मतलब 7 8 या 10 रजिस्टर ऐसे अपन ने यूज़ किए, मतलब ऐसे रजिस्टर जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट। A register stack is a sequence of register organized as a stack। एक रजिस्टर स्टैक है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन ने स्टैक को ऐड किया है, मतलब जो रजिस्टर में किसी भी स्टैक को ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन ने ऐड किया है। वेयर डाटा इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप, जैसा कि आपको पता है जो स्टैक फॉलो करता है LIFO, तो उसमें जो एलिमेंट्स ऐड होंगे, रजिस्टर ऐड होंगे, तो वेयर डाटा इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप, वहाँ पे डाटा और अपने रजिस्टर कहाँ से रिमूव होंगे, टॉप से।
देन इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्प्ररी डाटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको पता है जो रजिस्टर होता है इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ये टेम्प्ररी डाटा को होल्ड या स्टोर करता है। तो अगर रजिस्टर स्टैक है तो वो रजिस्टर को टेम्प्ररी होल्ड करेगा ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन। इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्प्ररी डाटा स्टोरेज, ये टेम्प्ररी डाटा को स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब अपन लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस देयर इज़ अ स्टैक पॉइंटर। अब अपना जो रजिस्टर स्टैक है उसमें एक टर्म है स्टैक पॉइंटर, और स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो अपना किसी भी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट या फिर जो टॉप मोस्ट रजिस्टर रहेगा उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। कौन होल्ड करेगा? स्टैक पॉइंटर। इट इज़ अ रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ये टॉप मोस्ट जो अपना एलिमेंट रहेगा किसी भी स्टैक में उसे होल्ड करेगा, उसके एड्रेस को, कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है किसी भी सीपीयू में। देन रजिस्टर इन द स्टैक आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। सच एज फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट, रिटर्न एड्रेस एंड वेरिएबल। रजिस्टर स्टैक जनरली टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और वो डाटा क्या क्या होगा, वो होगा फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट, रिटर्न्स, एड्रेस एंड वेरिएबल्स। फंक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एड्रेस एंड वेरिएबल होगा वो जो अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे टेम्पररी डाटा को होल्ड करेंगे। देन अब एक एग्जांपल की हेल्प से, मतलब ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है अपन उसको समझेंगे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिन अ स्टैक ऑफ 64 रजिस्टर। आप इमेजिन करिए कोई, मतलब ये है उसका बेसिक डायग्राम। ये जो स्टैक अपना ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल 64 स्टैक्स हैं, मतलब 64 ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट होती है 0 से लेके। तो अगर उसमें 0 भी काउंट होगी मतलब 63 स्टैक्स टोटल अपन ने इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए हैं। When a new value is pushed onto the stack, अगर अपन इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब जे 63 रजिस्टर की हो गई और टोटल इसमें 64 रजिस्टर है, अगर अपन ने इसमें एक और ऐड किया, मतलब अपन ने इसमें मान लीजिए एक और ऐड कर दिया 64, तो ये टोटल कितने की हो गई? 65 की। 0 से काउंट कर रहे हैं क्योंकि अपन, और तो पहले जो अपना स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करता था, टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस, टॉप मोस्ट रजिस्टर का एड्रेस। तो पहले वो 63 का एड्रेस होल्ड किया था, लेकिन अगर अपन ने इसमें एक और रजिस्टर ऐड कर दिया तो अब वो काय का एड्रेस होल्ड करके रखेगा स्टैक पॉइंटर? वो होल्ड करके रखेगा 64 का, जो 64 अपना रजिस्टर होगा उसका। और अगर पहले जो उसकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या थी 63, लेकिन 64, लेकिन अपन ने उसमें एक और ऐड कर दिया 64, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई 65, मतलब जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। देखो इसको, व्हेन अ न्यू वैल्यू इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक इट इज प्लेस्ड इन द रजिस्टर इंडिकेटेड बाय द एसपी। पहले एसपी इसको इंडिकेट कर रहा था, अगर अपन ने इसमें कोई न्यू वैल्यू ऐड की तो अब एसपी इंडिकेट करेगा उस न्यू रजिस्टर को, उस न्यू वैल्यू को। एंड द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, और इसीलिए अपना जो स्टैक पॉइंटर पहले 64 पे था अब वो 65 पे चला जाएगा। तो अपना बेसिकली क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर एग्जाम में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आती है तो आपको स्टैक को डिफाइन करना है, देन आपको रजिस्टर स्टैक को डिफाइन करना है, और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर अपन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आपको उसमें वो भी लिखना है। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 64 वर्ड स्टैक। तो बेसिकली यही था उसका ब्लॉक डायग्राम। आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, 24, 98, कुछ भी जो आपको लेना हो। अब देखते हैं अपन लोग मेमोरी स्टैक। देन नेक्स्ट है अपना मेमोरी स्टैक। जो स्टैक मेमोरी जो स्टैक यूज़ करता है उसमें बेसिकली अपन ये पढ़ेंगे, स्टैक कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू। जो स्टैक है वो एग्जीक्यूट काय में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फॉर एनालाइजिंग द एरिया ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। और वो क्या एनालाइज करता है, जो एरिया कंप्यूटर मेमोरी जो एरिया ऑक्यूपाइड करके रखे हैं किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, स्टैक बेसिकली इसमें वो एनालाइज करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। देन In this method it is performed in the RAM connected to the CPU। जो अपना मेमोरी स्टैक होगा इसको अपन परफॉर्म करेंगे जब CPU से RAM कनेक्ट होगी उस टाइम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन एन एरिया ऑफ अ
कंप्यूटर मेमोरी ब्रोकन इनटू 3 सेगमेंट्स, प्रोग्राम, डाटा एंड स्टैक। जो कंप्यूटर मेमोरी का एरिया है जो ऑक्यूपाइड करके रखेगा स्टैक, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है, प्रोग्राम, डाटा एंड देन स्टैक। अब देखते हैं इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम काउंटर परफॉर्म इन द प्रोग्राम द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स एट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। जो मतलब अपन ने जो स्टैक पॉइंटर पढ़ा था वो पॉइंट करता था अपना टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस, लेकिन जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपन को स्पेसिफाई करेगा, वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो उसे बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर। देन द एड्रेस रजिस्टर पॉइंट अ डाटा एरे, जो अपना एड्रेस रजिस्टर है वो अपन को पॉइंट करेगा जो डाटा एरे है उसको। देन स्टैक पॉइंटर बेसिकली अपन लोग उसमें पढ़ चुके हैं रजिस्टर स्टैक में। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड क्या करता है, अपना टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस पॉइंट एट द स्टैक टॉप, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट या रजिस्टर रहेगा उसका स्टैक। अभी एक एग्जाम्पल है उसका, ये मान लीजिए अपना कोई भी मेमोरी स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन है, ये 201 से लेके 100 तक है। इसमें मतलब उसमें अपना इंक्रीमेंट होता था, इसमें डिक्रीमेंट करके बनाया गया है। पहले बॉटम पे सबसे बड़ा रहेगा, देन टॉप पे 100। तो स्टैक पॉइंटर का काम क्या आता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको पॉइंट करना। तो ये इसमें पॉइंट करेगा 2001 को, देन 200, 199, देन 1000, 500 एंड 100। और इसमें फिर क्या है, एड्रेस रजिस्टर डाटा के एरे को पॉइंट करेगा, मतलब किसी को भी। देन अपना प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। इन द फिगर द स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स द बिगिनिंग वैल्यू 2001। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि जो स्टैक पॉइंटर है वो बिगिनिंग वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पॉइंट मतलब इसमें किया है उसने। Therefore, the stack increase with decreasing value। जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो स्टैक है वो इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब आपका स्टैक तो ऊपर जा रहा है लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले 100 देन ऐसे। द फर्स्ट एलिमेंट इज सेव एज 2001, देन 2000, लास्ट एट 100। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2001 है, देन 2000, देन ऐसे वो जाते जाते 100 पे पहुंच गई है। जो अपना मेमोरी स्टैक है उसमें 2 प्रोसेसर यूज़ होते हैं। 2 प्रोसेसर चेक द रजिस्टर लिमिट, और वो प्रोसेसर यूज़ होते हैं रजिस्टर की लिमिट को चेक करने के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसेसर इन्फ्लुएंस द अपर लिमिट, उसमें जो फर्स्ट प्रोसेसर होता है वो जो सबसे अपर लिमिट है किसी भी मेमोरी स्टैक की उसको पॉइंट करता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है। और जो दूसरा अपना जो प्रोसेसर रहेगा वो चेक करेगा लोअर लिमिट ऑफ दी मेमोरी स्टैक, जैसे कि अपने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में 2001 थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रिफर्स टू द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये बेसिकली डिफाइन करता है एक लेआउट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बिट्स, मतलब बिट्स का लेआउट और स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन करते हैं मेमोरी को, जो कि डिफाइन करते हैं इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। देन इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर को ये बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उनको इंटरप्रेट कैसे करें। वॉट ऑपरेशन टू परफॉर्म एंड विच डाटा एंड मेमोरी लोकेशन टू यूज़। ये बेसिकली CPU को या फिर कंप्यूटर को ये बताता है कि किस किस ऑपरेशंस को उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए और कौन सी डाटा और मेमोरी मतलब कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन यूज़ करेंगे उसे परफॉर्म करने के लिए। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज ऑपकोड। ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड। स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इट इज़ बेसिकली स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन दी कंप्यूटर, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, देन ऑपरेंड। इट स्पेसिफाई द डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। ये बताता है कि इस पर्टिकुलर डाटा पे ये वाले ऑपरेशन या ये वाले ऑपकोड परफॉर्म होंगे। देन एड्रेसिंग मोड डिफाइंस हाउ टू इंटरप्रेट द ऑपरेंड। एड्रेसिंग मोड ये बताता है कि जो ऑपरेंड है उसको कैसे इंटरप्रेट करें। एग्जाम्पल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड
इमीडिएट। इसके 3 टाइप्स होते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के, ऑपरेंड को इंटरप्रेट करने के, वो हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इमीडिएट। जो अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इसके बेसिकली 3 टाइप्स है। फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस, इट इज़ बेसिकली डिफाइन द मेमोरी ऑपरेशन, मतलब जो मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे किसी भी इंस्ट्रक्शन में ये वो बताएगा। देन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इट इज़ बेसिकली डिफाइन द रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दी CPU। देन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ये डिफाइन करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये जो अपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के टाइप है ये कंटेन करते हैं 16 बिट्स, और मतलब हर एक पर्टिकुलर जो इसका टाइप है वो 16 बिट कंटेन करेगा, मतलब मेमोरी भी 16, रजिस्टर भी 16, देन इनपुट आउटपुट भी 16। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टाइप मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली यूज्ड फॉर ऑन दी मेमोरी, फॉर दी मेमोरी। जैसे इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो पहले भी बताए हैं। फर्स्ट एड्रेस, देन ऑप कोड एंड देन ऑपरेंड। तो जो एड्रेस रहेगा वो कितनी बिट्स कंटेन करेगा, 0 से 11 मतलब 11 बिट। ऑप कोड कंटेन करेगा 12 से 14 बिट एंड ऑपरेंड कंटेन करेगा ओनली 1 बिट। ठीक है, और इनका टोटल सम क्या हो जाएगा 16 बिट। अगर अपने ऑपरेंड की जगह पे 1 है तो उसे बोलेंगे अपन इनडायरेक्ट मोड, और अगर 0 है तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट मोड। अगर 0 है तो डायरेक्ट मोड और 1 है तो इनडायरेक्ट मोड। इधर पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देन सेकंड है अपना रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन भी अपना 16 बिट का होगा, और इसमें भी बेसिकली 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट रहेगा अपना एड्रेसिंग मोड, मतलब इसमें रजिस्टर ऑपरेशंस। देन रहेगा अपना ऑप कोड, इसमें जो रजिस्टर रेफरेंस है उसमें ऑप कोड की जगह पर 3 1 रहेंगे। देन अपना रहेगा ऑपरेंड, और इसमें अगर रजिस्टर रेफरेंस मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड की जगह पे 0 है तो उसको अपन कंसीडर, और यहाँ पे 3 1 1 है तो उसको कंसीडर करेंगे अपन एज दी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मतलब अगर पता लगाना हो कि कौन सा रजिस्टर है, इनपुट एंड मेमोरी है, तो ये इसकी वो खासियत है कि इसकी जगह पे 0 रहेगा, तो उसे ऑपरेंड की जगह पे 0 रहेगा तो उसे बोलेंगे अपन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और इसमें अपन इसको पार्टीशन में नहीं करते हैं, और मेमोरी में अपन पार्टीशन करते हैं 3 पार्ट्स का, और ये भी 16 बिट का रहेगा। देन थर्ड है अपना इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। द ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म ऑन द इनपुट आउटपुट आर नोन एज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये भी अपना 16 बिट का रहेगा, 1 से 11 देन 12 से 15। इसमें जो ऑपरेंड है वो कंटेन करेगा 3 1 1, इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड की जगह इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और अगर इसमें अपना जो ऑपरेंड है उसने 0 की जगह पे 1 कंटेन किया है 3 1 1 के साथ, तो उसे अपन कंसीडर करेंगे इनपुट आउटपुट रेफरेंस। मतलब अगर कहीं पे भी ऑपरेंड की जगह पे 0 है तो वो रहेगा अपना रजिस्टर रेफरेंस विथ 3 1, जहाँ पे अपना ऑप कोड में 3 1 होंगे। और अगर अपना कहीं पर 1 है, कहाँ पे ऑपरेंड में अपने जहाँ पे 1 है और जहाँ पे ऑप कोड में 3 1 है, तो उसे अपन कंसीडर करेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, देखते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। मेनली जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें अपन लोग परफॉर्म करते हैं फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इट इज़ बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन तो सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म होगा कंप्यूटर में, तो वही है, इट इज़ बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये मेन और बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बेसिकली एक साइकिल है जिसमें पहले फैचिंग होती है, देन इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग, देन रीड एड्रेस, देन एग्जीक्यूशन। इसी को मेनली इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। देन फर्स्ट इज फैच। द सीपीयू रीड, जो सीपीयू है वो रीड करता है, मतलब वो फैच करता है काय को, इंस्ट्रक्शन को। द सीपीयू रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जो सीपीयू है वो अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, कहाँ से रीड करेगा, फ्रॉम द मेमोरी। वो मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर। जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने रीड किया उस इंस्ट्रक्शन को अब स्टोर होना पड़ेगा, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो काय में स्टोर होंगे, वो होंगे प्रोग्राम काउंटर में, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको स्टोर करता है।
स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और जो इंस्ट्रक्शन है वो काय में स्टोर होंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब देखते हैं अपनी डी कोड। देन साइकिल का सेकंड कंपोनेंट है अपना, इंस्ट्रक्शन साइकिल का सेकंड कंपोनेंट है डी कोड। द CPU decode the fetch instruction to understand what need to be done। जो अपना बेसिक इंस्ट्रक्शन है उसको पहले CPU ने फैच किया, अब जो अपन ने जो इंस्ट्रक्शन अपन फैच कर चुके हैं उसको CPU डिकोड करेगा। तो फैच इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना ही मेन डिकोड होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कह क्या रहा है, व्हाट नीड टू बी डन, उसको बेसिकली उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट द ऑप कोड एंड डिटरमाइन द नेसेसरी ऑपरेशन। जो कंट्रोल यूनिट है वो इंटरप्रेट करेगी ऑप कोड को। ऑप कोड क्या है यहाँ पर, ऑपरेशन कोड, कौन से ऑपरेशन कोड को इंटरप्रेट करना है ये बताएगी कंट्रोल यूनिट डिकोडिंग में। एंड डिटरमाइन द नेसेसरी ऑपरेंट, और बताएगी जो डाटा है वो कौन सा एसेंशियल डाटा है वो भी डिटरमाइन करेगी, नेसेसरी डाटा। देन है अपना थर्ड, रीड एड्रेस। CPU रीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच इज नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। रीड एड्रेस में बेसिकली CPU बताएगी कि कौन सा नेक्स्ट अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है CPU में, कंप्यूटर में। देन अपना फोर्थ है एग्जीक्यूट। द डीकोड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द CPU। अपनी जब फैचिंग हो गई, डीकोड हो गया, CPU ने रीड भी एड्रेस कर लिया, देन अपना फोर्थ जो लास्ट अपना पार्ट कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो है एग्जीक्यूशन। तो ये मेनली बताता है द डीकोड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट, जो अपना डीकोड इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये मतलब जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूट ये भी बताएगा कि बेसिकली किस पार्ट से, CPU के किस अप्रोप्रिएट पार्ट में ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, मतलब या अर्थमेटिक में होगा या लॉजिकल में होगा। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन ये बताता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। इफ इट इज एडिशन देन अर्थमेटिक ALU परफॉर्म द ऑपरेशन, मतलब अगर अपना कोई भी ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म होना है तो ALU में कौन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता तो लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती, लेकिन अगर एडिशन होना है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म दी ऑपरेशन। बेसिकली एग्जीक्यूशन में ये होता है। तो ये है अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, तो अपन उसको वो पढ़ते हैं अब इसके बाद। तो अपना टॉपिक है RTL। RTL मीन्स रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। जो RTL है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बार आया है और इसके टाइप भी एग्जाम में आए हैं। तो चलिए देखते हैं। RTL इज़ द सिम्बॉलिक नोटेशन विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफ़र बिटवीन द रजिस्टर। जो RTL है वो रजिस्टर के बीच में जो माइक्रो ऑपरेशन, मतलब छोटे छोटे ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट, ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और ये एक सिम्बॉलिक नोटेशन है कि विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। द वर्ड लैंग्वेज कैन बी बोरो फ्रॉम प्रोग्रामर। जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, प्रोग्रामर से। वो अप्लाई दिस टर्म इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अप्लाई करते थे इस टर्म को कहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर लॉजिक सर्किट विच ट्रांसफर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू द सेम और अनदर रजिस्टर। और बेसिकली जो रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पर है वो है कि जो रजिस्टर, एक रजिस्टर या फिर खुद पर या फिर किसी दूसरे रजिस्टर पर जो माइक्रो ऑपरेशंस ट्रांसफ़र करेगा उसे बोलेंगे रजिस्टर ट्रांसफ़र। देन RTL is a formal way of describing the operations, data flow and control of the digital system at the level of register transfer of data between them। जो RTL है, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज, ये एक फॉर्मल वे है डिस्क्राइब करने का, क्या डिस्क्राइब करने का, ऑपरेशन, डाटा फ्लो एंड कंट्रोल एंड लेवल ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा बिटवीन देम। और किसी भी 2 या 3 रजिस्टर के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है बेसिकली उसी को बोलते हैं RTL, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। अब लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो लेट्स से वी वांट टू डिस्क्राइब ट्रांसफ़र द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 टू रजिस्टर R2। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम करिए जहाँ पे आपको जो R1 में जो भी कंटेंट है, जो भी डाटा है वो आपको R2 में ट्रांसफ़र करना है। तो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र अपन इसे कैसे करेंगे, इन RTL वी राइट एज R1
ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा R2। इसमें जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो है ये, तो इसमें जो R1 का डाटा अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं काय पे, R2 पे। दिस मीन्स कॉपी द कंटेंट ऑफ R1 टू रजिस्टर R2। इसका सिंपली मतलब क्या हो गया, जो R1 में जितना भी डाटा है, जितना भी उसमें जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हैं वो काय में ट्रांसफ़र कर दिए R2 में, और विद द हेल्प ऑफ नोटेशंस इसको ऐसे शो करेंगे। देन इफ़ वी परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड ट्रांसफ़र, मतलब अब एक और सिचुएशन अज्यूम करिए कि आपने R1 और R2 दो रजिस्टर हैं उनको प्लस किया, मतलब उन दोनों के जो भी डाटा है उनको कंबाइन किया, देन उसको R3 में ट्रांसफ़र किया। दिस मीन्स ऐड कंटेंट ऑफ R1 एंड R2। इसका मतलब क्या हो गया, जो R1 में जितना भी कंटेंट है और R2 में जितना भी कंटेंट है उनको कंबाइन किया एक सिंगल यूनिट में, देन उनका डाटा ट्रांसफ़र किया दूसरे रजिस्टर में, वो है R3। R2 आर स्टोर द रजिस्टर एंड R1 एंड R2 आर स्टोर द रिजल्ट इन R3। मतलब जो R1 और R2 का जितना भी रिजल्ट है उसको स्टोर काय में कर दिया, R3 में। देन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू डिज़ाइन द डाटा पैच एंड कंट्रोल यूनिट। ये यूज़ होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिज़ाइन करने के लिए डाटा पैच और कंट्रोल यूनिट को। RTL इज़ द बेसिस फॉर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लाइक VDHL। मतलब ये कोई टर्म है, जो RTL है वो बेसिक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जैसे कि VDHL। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक रजिस्टर ट्रांसफ़र, शिफ्ट रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। तो इस यूनिट के लिए बस इतना ही। अब मतलब इस यूनिट का जो पार्ट 1 था अपना कंप्यूटर वाला, तो उसके लिए बस इतना। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो।